हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका नवोदित स्टडी में। आज हम लेसन में बात करेंगे पंचायती राज। इसके पहले मैंने स्थानीय स्वशासन, विकेंद्रीकरण, ठीक है, विकेंद्रीकरण का महत्व और इन सब पे इसके पहले लेसन बनाया था, आप उसको ज़रूर देखिए। आज हम उसके आगे बात करेंगे पंचायती राज क्या है, ठीक है। पंचायती राज से संबंधित प्रमुख समितियाँ कौन कौन सी हैं, इसका इतिहास क्या रहा है भारत में, ठीक है। स्थानीय शासन का या पंचायती शासन का क्या रहा है इतिहास, और इसके विकास के लिए यानी ये जो 1992 अधिनियम जो 73 संविधान संशोधन है 1992 वाला, इसके पहले क्या क्या चीज़ें हुई हैं उनके बारे में बात करेंगे। और ये जो प्रमुख समितियां जैसे बलवंत राय समिति, अशोक मेहता समिति, इनसे भी क्वेश्चन आ जाता है प्री में, तो उसके बारे में भी बात कर लेंगे, ठीक है। तो प्रमुख समितियां और इतिहास आज का टॉपिक है हमारा पंचायती राज से संबंधित। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे कि पंचायती राज के माध्यम से क्या है कि गांव स्तर पर सामाजिक और आर्थिक एवं राजनीतिक, ठीक है, व्यवस्था स्थापित करना। जैसे कि कल जो मैंने लेसन बताया था स्थानीय स्वशासन क्या था, स्थानीय स्वशासन का मतलब यही होता है कि आप नीचे के स्तर पर लोगों को उनकी जो समस्याएं होती हैं लोगों के द्वारा ही बनाई गई सरकार के द्वारा समाधान करना। जैसे गांव स्तर पे ग्राम पंचायत बना के गांव की जो समस्याएं हैं ग्राम पंचायत के द्वारा उनको किया जाता है। तो वही कंसेप्ट है कि गांव के स्तर पे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्था को स्थापित कर दो ताकि गांव के लोग अपनी समस्याओं का खुद समाधान कर पाएं। महात्मा गांधी ने कहा था कि यदि गांव नष्ट होते हैं तो भारत नष्ट होगा। क्यों? क्योंकि देखिए भारत की 70% लगभग जनसंख्या कहाँ है, गाँव में। और यदि आप गाँव के लिए काम नहीं करोगे, ठीक है, तो क्या होगा, 70% जनसंख्या को आप विकास के मुख्य धारा से छोड़ रहे हो। तो कहीं ना कहीं यदि भारत का विकास करना है तो आप 70% जनसंख्या को तो आप छोड़ नहीं सकते ना, इसीलिए गांव का विकास जरूरी है। अब यदि हम भारत में पंचायती राज के विकास की बात करें, क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, कि किस तरह से भारत में पंचायती राज के विकास को लिखिए। तो पंचायती राज भारत में ऐसा नहीं है कि पहली बार सीधे संविधान संशोधन अधिनियम से आया था। यदि आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी उसमें आपने सामाजिक राजनीतिक जीवन पढ़ा होगा वैदिक काल का, ठीक है। जैसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, वैदिक काल के सामाजिक जीवन का वर्णन करो, वैदिक काल की राजनीतिक व्यवस्था का वर्णन करो, तो उसमें 2-3 शब्द सभा, समिति और वेदथ। इस सभा समिति क्या है, ये इसी तरह होती हैं जो वर्तमान की लोकसभा राज्यसभा होती है ना, इसी तरह सभा समिति 2 सदन थे। और इनका काम यही था कि जो उनका राजा, देखिए उस समय शहर नगरीकरण तो था नहीं, वैदिक काल में गांव होते थे यानी कबीले होते थे। तो कबीले का जो राजा होता था, ठीक है, उस पर नियंत्रण रखा जाता था सभा और समिति के माध्यम से। ओके, आपको ध्यान रखना है, सभा समिति का काम था जो कबीले का राजा मान लीजिए आप शासक, जो उनका शासक होता था उस पर नियंत्रण रखते थे सभा और समिति से कि शासक क्या ना हो जाए, निरंकुश ना हो जाए। तो कहीं ना कहीं वैदिक काल से ये व्यवस्था स्थानीय स्तर पे मौजूद थी, तो आप इसको लिख सकते हैं। उसके बाद हम चोल काल की बात करें तो मेंस में लिखने को भी आ सकता है कि चोल काल के स्थानीय स्वशासन का वर्णन करो। तो मैंने यहाँ तो नहीं डिटेल बताया, बस आपको एक लाइन में यहाँ बता देना है कि चोल काल जो है स्थानीय स्वशासन प्रमुख विशेषता है चोल काल की। यदि कभी मल्टीपल चॉइस में भी पूछे ना तो सबसे ज़्यादा फेमस स्थानीय स्वशासन चोल काल का ही है, आपको ध्यान रखना है। स्वर्ण काल बोलते हैं स्थानीय स्वशासन का। तो स्थानीय स्वशासन प्रमुख विशेषता थी, ग्राम का शासन स्वयं ग्रामवासी करते थे। ये चोल काल की बात मैं कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं ये बात दर्शाती है कि हमारे यहाँ जो स्थानीय स्वशासन है प्राचीन काल से चला आ रहा है। इसी तरह मध्यकाल में बात करें तो आप मध्यकाल की जब प्रशासनिक व्यवस्था पढ़ोगे तो कुछ शब्द आएंगे जैसे चौधरी, ठीक है, खुद, मुकद्दम, पटवारी। ये शब्दावली ग्राम या सबसे लोअर स्तर में प्रशासनिक अधिकारियों को दिखाती है जो गांव स्तर पे काम करते थे। तो कहीं ना कहीं ये बात तो दिखा रही है ना कि स्थानीय स्तर पे उस समय भी अधिकारी होते थे, जैसे आज भी ग्राम पंचायत स्तर पे आप देख सकते हो। तो ऐसे ही ये भी उस समय की ग्राम पंचायत स्तर था। तो मध्यकाल में भी कुछ ना कुछ तो व्यवस्था थी ही स्थानीय स्वशासन को संभालने के लिए। इसी तरह यदि हम ब्रिटिश काल की बात करें तो लॉर्ड रिपन सबसे ज़्यादा फेमस है। लॉर्ड रिपन का काल जो है, ठीक है, जो उस समय का है ब्रिटिश काल में, लॉर्ड रिपन का जो काल है ना, पंचायतों की स्थापना का प्रमुख है। उस समय से स्थानीय स्वशासन की शुरुआत मानी जाती है ब्रिटिश काल में। तो ब्रिटिश काल में कभी आए कि स्थानीय स्वशासन का जनक, तो लॉर्ड रिपन।
स्वतंत्रता आंदोलन में पंचायतों को अधिकार देने की मांग उठाई गई समय समय पर, ठीक है। जो स्वतंत्रता संग्राम के जो नेता थे उन्होंने भी क्या कहा कि हाँ हम क्या करेंगे, पंचायतों को अधिकार देंगे, पंचायतों की स्थापना करेंगे ग्राम स्तर पे। तो उस समय से भी ये बात उठती आ रही थी। इसीलिए जब संविधान सभा बैठी तो संवैधानिक प्रावधान में भी कहा कि महात्मा गांधी ने भी ग्राम स्वराज की अवधारणा को उठाया और कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा शक्ति गांव को देनी चाहिए, और मतलब गांव, 1 गांव 2 गांव 3 गांव 4, इन गांवों से उठकर ऊपर को आना चाहिए शासन, ना कि ऊपर से उठकर नीचे को जाना चाहिए। गांधी जी का मानना था कि शक्ति गांव में होनी चाहिए, क्योंकि यदि गांव स्थिति ठीक होगी तो अपने आप पूरा भारत ठीक होगा। क्यों कि मैक्सिमम जनसंख्या गांव में है। इसलिए संविधान सभा ने क्या किया, आर्टिकल 40 में व्यवस्था भी की है कि पंचायतों का गठन का प्रावधान आर्टिकल नंबर 40 कभी आता है डीपीएसपी या मल्टीपल चॉइस में, तो आपको बताना है। उसके बाद स्वतंत्र हुआ, संविधान लागू हुआ, सरकार बनी, तो 1952 में क्या हुआ, सामुदायिक विकास कार्यक्रमों की शुरुआत की गई स्थानीय स्तर पर, गांव स्तर पे, ताकि गांव का विकास किया जा सके। उसके बाद क्या होता है, बलवंत राय मेहता समिति आती है, ठीक है, 1957 में। इन सब के बारे में अभी डिटेल से देखेंगे। फिर 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान के नागौर जिले में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था शुरू की गई। 3 स्तरीय मतलब ग्राम, खंड और जिला स्तर पे। तो सबसे पहले कहाँ, राजस्थान के नागौर में 2 अक्टूबर 1959 में। उसके बाद आती है अशोक मेहता समिति, ठीक है, उसने भी कुछ सिफारिश की ग्रामीण शासन से संबंधित, पंचायती शासन से। जी.वी. के राव समिति, इसका भी संबंध स्थानीय स्वशासन से। इनका एटलीस्ट देखिए, अशोक मेहता, बलवंत राय मेहता और 1-2 तो आपको याद ही रखना है, कोई थोड़ा बहुत डिटेल भी। बाकी जैसे जी.वी. के राव समिति है तो इसका आप नाम याद रख सकते हैं कि स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। यदि कभी ऐसा क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध स्थानीय स्वशासन से नहीं है, तो आप ये कैसे बता पाओगे जब सारी समिति पता होंगी। तो इसलिए नाम आप याद रखिए, राव समिति, संघवी समिति और पी.के. थुंगन कमेटी। ये सारी समिति जो है स्थानीय स्वशासन से संबंधित है, आप इनको नाम याद रखिए। इन सब का परिणाम है कि जाके 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1952 पारित हुआ, जिसमें हमारे संविधान में भाग 19 में और अनुसूची नंबर 11 जोड़ी गई और पंचायती राज की व्यवस्था की गई। ये पूरा इतिहास है प्राचीन काल से संविधान में जोड़ने तक का, और इस तरह से कभी आता है तो आप एक एक पॉइंट करके इनको लिख देंगे, ठीक है। अब हम जो बात करने वाले हैं प्रमुख समितियों के बारे में, कि थोड़ा सा बेसिक जान लीजिए यदि कभी आ जाए इनके बारे में लिखने को या मल्टीपल चॉइस में पहचानने को, ठीक है। तो पहली समिति है अशोक मेहता समिति। इसने क्या कहा, इसका उद्देश्य था कि ऊपर हमने बात की थी, जो सामुदायिक विकास योजना 1952 में शुरू की गई थी और उसके बाद राष्ट्रीय विस्तार सेवा योजना, ये 2 योजनाएं शुरू की गई थी। तो बलवंत राय समिति को देखना था, बलवंत राय मेहता समिति को देखना था कि ये जो 2 प्रोग्राम हैं ये क्यों असफल हुए, क्योंकि ये बुरी तरह असफल हुए थे। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार सेवा योजना असफल क्यों हुए, इनके कारणों को जानने के लिए बलवंत राय मेहता समिति बनी, ठीक है, बन गई। अब इसने सिफारिश क्या की, वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसने सिफारिश की समिति ने कि 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना करने की जरूरत है। 3 स्तरीय का मतलब है जिला स्तर पे जिला परिषद बनाई जाए, खंड स्तर यानी आप ब्लॉक जैसे बोलते हैं तहसील, तो पंचायत समिति बनाई जाए, और ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायत यानी जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत। ये 3 की सिफारिश की थी बलवंत राय मेहता ने। उन्होंने कहा कि सत्ता जो वास्तविक रूप से पंचायती राज संस्थाओं में हस्तांतरित करनी चाहिए, यानी आप सत्ता पंचायती राज संस्थाओं को दे दो, वो खुद शासन का संचालन करेंगी। क्यों, क्योंकि नीचे के स्तर बेहतर समझते हैं कि हमें अपनी समस्याओं का समाधान कैसे करना है, ओके। और क्या कहा कि उचित वित्तीय साधन भी इनको उपलब्ध कराओ। ग्रामीण स्तर पे इन जो समिति पंचायतें हैं इनको क्या करो, वित्त के साधन भी, तभी तो ये अपनी समस्याओं का समाधान कर पाएंगे। कार्यक्रमों और योजनाओं का कार्यान्वयन पंचायती राज्य स्तर पर किया जाए, यानी जो भी कार्यक्रम है, जो भी योजनाएं, इनका पंचायत के स्तर पे भी इनको निर्धारित किया जाए, एक कार्यक्रम बनाए जाए और उनको क्या किया जाए, लागू किया जाए। तो इस तरह से कुछ जो मेन पॉइंट है उनको मैंने दे दिया है। तो कुल मिला के एक आपको त्रिस्तरीय शब्द याद रखना है, और दूसरा याद रखना है कि इन्होंने जो भी वास्तविक सत्ता है इन्हीं पंचायतों में हस्तांतरित करके कहा कि इनको वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराओ ताकि ये योजना बनाएं और उनको लागू करें।
तो ये हो जाएगा हमारा बलवंत राय मेहता समिति। उसके बाद दूसरी बहुत महत्वपूर्ण समिति अशोक मेहता समिति है, जो 1977 में जनता सरकार, जो नई सरकार आई थी आपातकाल के बाद, उसके द्वारा बनाई गई थी। और इसका उद्देश्य था कि पंचायती राज कार्य प्रणाली का अध्ययन करना और प्रचलित ढांचे में आवश्यक परिवर्तन, जो भी अभी मतलब 1977 के पहले जो भी पंचायती राज का ढांचा चला रहा था, तो अशोक मेहता समिति बनाई गई कि जो अभी जो ढांचा चल रहा है, जैसा पंचायती राज व्यवस्था है, क्या उसमें परिवर्तन करने की ज़रूरत है, क्या वह ढांचा किस तरह से काम कर रहा है, उचित है या नहीं। तो इस तरह का अध्ययन करने के लिए बनाई गई थी अशोक मेहता समिति, यानी जो पहले से ढांचा चला रहा उस पर अध्ययन करना। तो इसने क्या कहा, अब यही अंतर आपको देखना। देखिए कभी आता है कि बलवंत राय मेहता ने कहा था कि त्रिस्तरीय ढांचा होना चाहिए, लेकिन अशोक मेहता बोलेगी समिति 2 स्तरीय पंचायती राज, यानी एक जिला स्तर पे जो जिला परिषद कहलाएगी और ग्राम स्तर पे जो मंडल पंचायत कहलाएगी। इस तरह से इन्होंने चेंज कर दिया, 3 स्तर को इन्होंने 2 स्तर की सिफारिश कर दी। फिर क्या हुआ, इन्होंने एक नया शब्द दिया, न्याय पंचायत की स्थापना। देखिए अशोक मेहता समिति ने नहीं बोला था, तो बलवंत राय समिति ने नहीं बोला था, अशोक मेहता ने बोला कि न्याय पंचायत की स्थापना होनी चाहिए। और इन्होंने कहा कि निर्वाचन राजनीतिक दल, अभी क्या होता है अपने यहाँ जैसे मध्य प्रदेश में आप देखोगे कि निर्वाचन चिन्ह अलग तरह के दिए जाते हैं, किसी को लालटेन दे दिया, किसी को बुक दे दिया, किसी को खजूर दे दिया। यानी ऐसा तो नहीं होना, कोई राजनीतिक पार्टी तो नहीं लड़ती ना कि ये बीजेपी का कैंडिडेट है, कांग्रेस का है आपका, ऐसा तो नहीं होता पंचायत स्तर में। तो इन्होंने यही कहा था, इस समिति ने, अशोक मेहता समिति ने कहा था कि निर्वाचन जो है राजनीतिक दलों के आधार पे हो, यानी इनमें भी ग्राम स्तर पे या पंचायत स्तर में भी पार्टियों को ही चुनाव लड़ना चाहिए, ये सिफारिश की थी। जिला स्तर पर योजना परिषद बनाए जाने की बात कही थी, ताकि वो योजना बनाएगा और नीचे के स्तर तक क्रियान्वित करवाएगा। करारोपण की शक्ति प्रदान करने की भी बात की थी, ताकि इनको वित्तीय संसाधन उपलब्ध हो सकें और अपना बेहतर तरीके से अपने कामों का संचालन कर सकें। तो ये है अशोक मेहता समिति की प्रमुख सिफारिशें। आई थिंक आपको मेन जो याद रखनी है, 2 स्तरीय न्याय पंचायत और जो राजनीतिक दलों को चुनाव लड़ने के लिए अनुमति देना, ये प्रमुख थी सिफारिशें अशोक मेहता समिति की। तो 2 समिति जो बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत एग्जाम में आती है, बलवंत राय मेहता और अशोक मेहता। अब इसके बाद बात करते हैं हनुमंतराव कार्यकारी समूह। ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं, सिर्फ इसका आप नाम भर याद रख लेंगे कि कभी आता है कि इसका संबंध है पंचायती राज से, तो नहीं, तो आप समझ पाए हनुमंतराव, ठीक है, कार्यकारी समूह, जो 1984 में इसने भी जिला योजना संस्था बनाने की संस्कृति दी थी। इतने याद रखिए कि पंचायती राज से संबंधित है। पी.के. थुंगन समिति का बहुत नाम आता है, ये भी आप याद रख लिए। इन्होंने कहा कि संवैधानिक मान्यता दिए जानी चाहिए, यानी जो पंचायती राज व्यवस्था है इसके संवैधानिक प्रावधान करने के लिए इन्होंने सिफारिश की थी। संवैधानिक प्रावधान करोगे तो ये ढांचा मजबूत होगा। पी.के. थुंगन समिति बहुत महत्वपूर्ण है कि संवैधानिक मान्यता देने की निम्नलिखित में से किसने सिफारिश की, अशोक मेहता, बलवंत राय मेहता, इस तरह से नाम आएंगे तो आप बताओगे पी.के. थुंगन समिति ने। ओके, तो ये भी कंप्लीट हुआ। फिर आता है जी.भी. राव समिति 1985। पंचायती राज संस्थाओं को स्थानीय मान्यता की समस्याएं, जनता की, जो स्थानीय स्तर की जो जनता होती है उनकी समस्याओं को निपटाने के लिए प्रभावी बनाना, यानी जो भी स्थानीय स्तर की समस्याएं होती हैं वो सारी समस्याएं इन पंचायतों के माध्यम से ही समझा ली जाए, इस तरह से इनको सक्षम बनाओ, ये बात कही थी जे.वी. राव समिति। तो आपको ना याद रहे तो इतना याद रखिए कि इसका भी संबंध स्थानीय स्वशासन से है, स्थानीय पंचायती राज संस्थाओं से है, जिसने कहा था कि इनको मजबूत बनाओ, ठीक है, ताकि वो स्थानीय जनता की समस्याओं का समाधान कर। बहुत महत्वपूर्ण है अगली समिति एल.एम. सिंघवी समिति, 1986 में राजीव गांधी सरकार के समय बनी। इसका काम था कि लोकतंत्र व विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं का पुनरुद्धार करने के लिए गठन, यानी लोकतंत्र का विस्तार करना है। जैसे आप कल मैंने एक डेफिनेशन बताई थी, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, तो उसी के उद्देश्य को यदि पूरा करना है तो किस तरह से इसने सिफारिश की, वो देखते हैं कि किस तरह से आप लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को मजबूत कर सकते हैं। यानी पंचायतों को संवैधानिक मान्यता दो, न्याय पंचायत का गठन, ठीक है, गांव के समूह के लिए गांव के समूह बनाओ और उनके लिए एक न्याय पंचायत का गठन करो। ये बहुत महत्वपूर्ण बात बोली इन्होंने, आपको ध्यान रखना है कि गांव के समूह बना के न्याय पंचायतों का गठन करो। गांव को ज़्यादा आर्थिक संसाधन उपलब्ध कराओ ताकि वो बेहतर तरीके से अपने कामों को, अपनी योजनाओं को लागू करके समस्या समाधान कर सकें, ठीक है। यदि गांव के पास रुपया पैसा आर्थिक संसाधन नहीं होगा तो वो कैसे समस्या समाधान करेंगे, तो इसी के कंसेप्ट में इन्होंने कहा। उसके बाद न्यायिक अभिकरणों की स्थापना, यानी पंचायतों के चुनाव, पंचायतों का विघटन,
कार्यों से संबंधित विवाद होता है तो उनके निपटान कहाँ होंगे, तो इन सब के निपटान के लिए क्या करो, न्यायिक अभिकरणों की स्थापना की जाए। ये बात बोली थी किसने, LM सिंघवी समिति। बहुत महत्वपूर्ण समिति है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से यदि एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि पंचायती राज के विकास को समझाइए और प्रमुख समितियों के नाम लिखिए, तो आप इतने भी नाम लिख देंगे तो आपको नंबर पूरे मिलेंगे, ओके। और ना भी ये पूछे कौन कौन से समिति बनी और ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप लिख सकते हो, क्योंकि आपका आंसर और अच्छा ही हो जाएगा इनसे, यदि उनमें सब नहीं तो 2-4 के नाम यदि आप लिख पाओगे, ठीक है। और फाइनली इसके बाद आ जाएगा, अब मैंने यहाँ पे डिस्कस नहीं किया, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, ठीक है, 1992 वाला। इसको अब डिटेल से बात करेंगे अगले लेसन में, तो यहाँ तक आप इसको कवर कर लीजिए, ओके। थैंक यू। आप पिछले लेसन भी देखिए, बहुत उपयोगी होंगे आपके एग्जाम के लिए। साथ ही आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए और चैनल को साथ ही शेयर कर सकते हैं यदि आपको उपयोगी लगे, ताकि और लोगों को भी इसका फायदा मिले, ओके। थैंक यू।